नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिता तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस सेंट मैरी कॉलेज से हूँ। आज हम हिंदी में काव्य लक्षण विषय पर बात करेंगे। काव्य भारतीय साहित्य में बड़ा व्यापक शब्द है। काव्य हमारी सृजनात्मकता का साधन है। अनेक महान कवियों ने कविता में ही अपने विचार व्यक्त किए हैं। कविता क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कविता कैसे लिखी जानी चाहिए, उसमें किन गुणों का होना आवश्यक है, इस पर विचारकों, चिंतकों और आलोचकों ने विचार किया है। अर्थात काव्य लक्षण से तात्पर्य है काव्य की विशेषताएं या उसका स्वरूप। काव्य लक्षण पर प्रत्येक काल में विचार विमर्श हुआ है। प्रत्येक काल के विचारकों ने अपनी अपनी दृष्टि से काव्य लक्षण प्रस्तुत किए। संस्कृत आचार्यों ने अपनी दृष्टि से, हिंदी आलोचकों, विचारकों और कवियों ने अपनी दृष्टि से काव्य लक्षण पर विचार किया है और पाश्चात्य विचारकों, आलोचकों ने भी काव्य लक्षण पर विचार किया है। हर काल के विचारकों के मतों में अंतर है। इसका कारण यही है कि प्रत्येक काल में कविता का रूप परिवर्तित होता रहता है। आज हम हिंदी के कवियों, विचारकों और आलोचकों ने काव्य लक्षण पर जो कहा है उसके संबंध में बात करेंगे। संस्कृत आचार्यों के बाद हिंदी के लेखकों, कवियों और आलोचकों ने भी काव्य लक्षण पर विचार विमर्श किया। हिंदी साहित्य में मध्यकालीन युग में जब कविता की रचना ब्रज भाषा में होने लगी तो रीतिकालीन आचार्यों ने काव्य के लक्षण पर विचार किया। रीतिकालीन कवियों ने, आलोचकों ने काव्य लक्षण पर बात तो की, लेकिन उन्होंने काव्य का कोई मौलिक लक्षण नहीं दिया। उनकी परिभाषा में, उनकी विचारधारा में कोई मौलिकता नहीं दिखाई देती। इन कवियों ने संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए लक्षणों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया, क्योंकि रीतिकालीन कविता ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। तो संस्कृत आचार्यों ने संस्कृत में काव्य लक्षण दिए थे, तो इसीलिए रीतिकालीन आचार्यों ने ब्रज भाषा में उन काव्य लक्षणों का यथावत अनुवाद किया। उन्होंने अपनी ओर से कोई गहन चिंतन मनन नहीं किया। काव्य लक्षण पर उन्होंने कोई विश्लेषण और विवेचन नहीं किया, बल्कि संस्कृत आचार्यों ने काव्य लक्षण के संबंध में जो कुछ भी कहा वैसे ही उन्होंने उसे ब्रजभाषा में कह दिया। आचार्य चिंतामणि, कुलपति देव, कुलपति मिश्र आदि आचार्यों ने मम्मट, दंडी और विश्वनाथ, संस्कृत के आदि आचार्यों ने जो काव्य के लक्षण दिए उन्हीं का अनुकरण करते हुए इन कवियों ने काव्य के लक्षण दिए। मध्यकालीन कवि चिंतामणि ने कवि कुल कल्पतरु में मम्मट और विश्वनाथ से प्रभावित होकर काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया। सगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो हुई, शब्द अर्थ वारव कवित विबुध कहत सब कोई। अर्थात कविता वह है जो गुणों से युक्त हो, जिसमें अलंकार हो, जो अलंकारों से सुशोभित हो और जिसमें शब्द और अर्थ का सामंजस्य हो, वह कविता है। तो चिंतामणि की यह जो परिभाषा है, इसमें मुख्य रूप से जो मम्मट ने परिभाषा दी है उसी का प्रतिरूप दिखाई देती है यह परिभाषा, क्योंकि मम्मट भी इसी तरह की बात करते हैं कि कविता में गुण होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए और वह दोष रहित हो, उसमें किसी भी प्रकार का दोष ना हो। तो इन कवियों ने यह जो परिभाषा दी, इसमें चिंतामणि की परिभाषा में मम्मट के काव्य लक्षण की ही ध्वनि सुनाई देती है। रीतिकालीन कवियों में चिंतामणि ही नहीं बल्कि जो अन्य आचार्यों ने भी लक्षण दिए वे भी संस्कृत आचार्यों के मतों का अनुकरण ही दिखाई देते हैं। जैसे
चिंतामणि के बाद कुलपति मिश्र ने भी इसी प्रकार का लक्षण दिया। उन्होंने काव्य लक्षण की परिभाषा देते हुए कहा कि दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। अब यहाँ पे कुलपति मिश्र भी वही बात कह रहे हैं कि कविता दोष रहित हो, गुण सहित हो और कुछ अलंकार हो। जैसे अगर ज़्यादा ना हो तो उसमें कुछ अलंकारों का होना आवश्यक है। और शब्द और अर्थ के सामंजस्य को तो सभी ने स्वीकार किया। तो ये कहते हैं कि जो कविता दोष रहित हो, गुण सहित हो, उसमें कुछ अलंकार हो और शब्द अर्थ का सही सामंजस्य हो, वही कवित्व है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। तो चिंतामणि और कुलपति मिश्र दोनों की परिभाषा पर मम्मट की परिभाषा का ही प्रभाव दिखाई देता है। इसी युग के एक अन्य कवि हुए हैं सोमनाथ, और सोमनाथ ने भी इसी तरह का काव्य लक्षण दिया है। उन्होंने भी मम्मट द्वारा दिए गए काव्य लक्षण का अनुकरण करते हुए कहा कि सगुन पदार्थ दोष बिन पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कहे बुद्ध। अर्थात कविता में गुणों के साथ ही शब्द और अर्थ का सामंजस्य होना चाहिए और वह छंदों से भी युक्त हो। अब शब्द और अर्थ, अलंकार, गुण और छंद, इन्होंने इन सब को काव्य का लक्षण माना कि कविता में गुणों का होना आवश्यक है, शब्द और अर्थ का सही सामंजस्य हो, उसमें अलंकार भी हो और वह छंद युक्त हो। तो रीतिकालीन कवियों ने जो काव्य का लक्षण दिया ब्रज भाषा में, वह एक तरह से संस्कृत आचार्यों के लक्षणों का अनुकरण ही दिखाई देता है। रीतिकाल के बाद हिंदी कवियों ने भी काव्य लक्षण पर विचार विमर्श किया और हिंदी के जिन आधुनिक साहित्यकारों ने काव्य के लक्षण दिए हैं, उनमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर नगेंद्र का नाम उल्लेखनीय है। आधुनिक युग के इन कवियों ने, आलोचकों ने, विचारकों ने भारतीय और पाश्चात्य विचारकों के मतों का अध्ययन तो किया, साथ ही इन विचारकों ने गहन चिंतन और मनन भी किया। गहन चिंतन, मनन और अध्ययन के बाद मौलिक चिंतन के आधार पर इन कवियों ने काव्य लक्षण प्रस्तुत किए। जो हिंदी के कवि हैं, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सब की जो दृष्टि है वह पूर्ण रूप से मौलिक है। हिंदी कवियों ने जो काव्य का लक्षण दिया वह मौलिक दृष्टि के आधार पर दिया, उन्होंने केवल अनुकरण नहीं किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रीतिवादी विचारकों से सहमत नहीं थे। उन्होंने काव्य का संबंध व्यापक सामाजिकता से जोड़ा। उन्होंने कहा कि कविता समाज के लिए लिखी जाती है और वह समाज की भाषा में ही होनी चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ की तरह कविता में बोलचाल की भाषा पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बल दिया और उन्होंने कहा कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। इसीलिए काव्य का लक्षण देते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कविता को सादा, प्रत्यक्ष मूलक और रागयुक्त होना चाहिए। यहाँ सादा शब्द से तात्पर्य है झूठे चमत्कारवाद से मुक्ति। अर्थात जैसे रीतिकालीन कवियों ने कहा कि कविता में अलंकार का होना आवश्यक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कविता में चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, उसे झूठे चमत्कारवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए, उसमें सादगी होनी चाहिए, उसमें बोलचाल की भाषा होनी चाहिए जिससे वह भावों की अभिव्यक्ति कर सके, समाज के भावों की अभिव्यक्ति कर सके। उसमें कल्पना के साथ ही यथार्थ भी होना चाहिए। अर्थात जो कविता है वह आनंद की अनुभूति प्रदान करने वाली हो, उसमें चमत्कार ना हो,
सादगी हो, यथार्थ हो और वह बोलचाल की भाषा में हो, तो वह सही मायने में कविता है। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लक्षण दिया वह रीतिकालीन कवियों के लक्षण से भिन्न है, क्योंकि सादगी और बोलचाल की भाषा और आनंद की अनुभूति, यथार्थ की अभिव्यक्ति का कविता में होना इन्होंने आवश्यक माना। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य लक्षण के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। जो शुक्ल जी की दृष्टि है वह पूर्ण रूप से मौलिक दृष्टि है। शुक्ल जी के काव्य में परंपरा और आधुनिकता दोनों ही स्थितियां दिखाई देती हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कविता के संबंध में गंभीर और मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। अपने निबंध कविता क्या है में उन्होंने विस्तार से काव्य लक्षण पर विचार किया है। रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि पूर्ण रूप से मौलिक दृष्टि है और उनका कथन हिंदी साहित्य में बहुत महत्व रखता है। काव्य लक्षण पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने कहा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रस ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो कथन हमारे हृदय को निजत्व की भावना से मुक्त करके समष्टि की ओर ले जाता है और आनंद की अनुभूति कराता है, वही काव्य है। अर्थात जब कवि अपने व्यक्तिगत सुख दुख को छोड़कर समाज के सुख दुख को स्वयं के स्तर पर अनुभव करता है तो उसका हृदय मुक्त हो जाता है। अपने हृदय को लोक में मिला लेना ही रस दशा है और हृदय की यह मुक्तावस्था उसे कवि बनाती है। जब कवि लोक में मिल जाता है तो वह श्रेष्ठ हो जाता है। वास्तव में कविता ही मनुष्य को स्वार्थ की भावना से उठाकर लोक तक ले जाती है। अर्थात जब हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ समाप्त हो जाते हैं और जो समाज का सुख दुख है वही हमारा सुख दुख बन जाता है, तो कविता का लक्ष्य यही है, यही काव्य के लक्षण हैं। शुक्ल जी की इस परिभाषा में भावना पर विशेष बल है। उन्होंने मनुष्य के भावों पर, उसके परिष्कार पर विशेष बल दिया और इसे ही काव्य का लक्षण माना। छायावादी कवियों प्रसाद, पंत, निराला ने काव्य लक्षण पर नवीन ढंग से विचार किया है। जयशंकर प्रसाद कवि थे, दार्शनिक होने के साथ ही वे चिंतक भी थे, विचारक भी थे। जयशंकर प्रसाद ने काव्य को संकल्पनात्मक अनुभूति कहा है। काव्य का लक्षण देते हुए जयशंकर प्रसाद ने कहा, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प और विज्ञान से नहीं है। यह श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक मूल अनुभूति कही जाती है। अर्थात किसी विशेष परिस्थिति में जब कवि का मन जो निश्चय बोध प्राप्त करता है उसे ही काव्य कहते हैं। प्रसाद जी की इस परिभाषा में सौंदर्य और सत्य, इसके साथ ही प्रतिभा और अनुभूति पर विशेष बल दिया गया है। प्रसाद जी ने जो काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया है उसमें कवि को विशेष महत्व दिया है। वे काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं और कहीं न कहीं मानव कल्याण की बात करते हैं। तो जो शुक्ल जी और प्रसाद जी की दोनों की कविता में
अनुभूति और भाव को महत्व दिया गया। दोनों की परिभाषा में समानता दिखाई देती है कि शुक्ल जी भी अनुभूति की बात करते हैं और प्रसाद जी भी अनुभूति की बात करते हैं। तो शुक्ल जी और प्रसाद जी दोनों ने कविता में अनुभूति और भाव को महत्व दिया है। महादेवी वर्मा ने भी काव्य लक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। महादेवी वर्मा ने कहा कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कविता भावों पर आधारित होती है। बिना भाव की कविता नहीं लिखी जा सकती। यदि किसी के पास केवल विचार हैं तो वह उन्हीं विचारों के माध्यम से कविता नहीं लिख सकता जब तक कि उसमें संवेदना ना हो, सहृदयता ना हो। तो इसलिए महादेवी वर्मा कहती हैं कि कवि विशेष भावनाओं की कविता कवि की विशेष भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो कवि जिन भावों की अभिव्यक्ति करता है वे भाव इतने प्रभावशाली होते हैं कि सीधे पाठक के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि कविता समाज के लिए लिखी जाती है, पाठक से जुड़ी होती है, श्रोता उसके से जुड़ी होती है, तो उनके हृदय में यदि कवि की वाणी प्रवेश कर जाती है, उसके भाव प्रवेश कर जाते हैं, तभी कविता की सार्थकता है। इसीलिए वो कहती है कि यह भावना विशिष्ट होती है और इतनी प्रभावशाली होती है कि उसकी जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में उत्पन्न हो जाती हैं, आविर्भूत हो जाती हैं, कि जो कवि हमें कहना चाहता है अपनी कविता के माध्यम से, वही भाव हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो जाते हैं। बाबू गुलाब राय ने अपनी दृष्टि से काव्य लक्षण दिया। उन्होंने कहा कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं को कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूप प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। अर्थात जो कविता है वह मानवीय प्रेम की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। कविता में मानवीय प्रेम भावनाओं की अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि कविता समाज के लिए लिखी जा रही है तो समाज में प्रेम भाव उत्पन्न करना ही कवि का लक्ष्य है और यही काव्य का लक्षण होना चाहिए कि जो काव्य है वह समाज में समरसता उत्पन्न करे, मानवीय प्रेम और सहानुभूति की भावना उत्पन्न करे, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मन में सहृदयता और प्रेम का भाव उत्पन्न करे। तो गुलाब राय भी कविता में मानवीय प्रेम की भावनाओं को अभिव्यक्ति ही आवश्यक मानते हैं। प्रेमचंद ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। काव्य के संबंध में प्रेमचंद की दृष्टि उपयोगितावादी रही है। उन्होंने कहा कि कवि की भावना केवल कवि की नहीं रहती बल्कि वह समाज की हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि कवि समाज में ही रहता है, समाज को देखकर ही रचना लिखता है और समाज की स्थितियों का, विसंगतियों का, परिस्थितियों का कवि पर प्रभाव पड़ता है और वह कविता लिखता है। तो जो सामाजिक जीवन है, समाज का जो सामाजिक जीवन का चित्रण है वही कवि की कविता में होता है। तो इसलिए जो कवि की भावना है वह केवल उसकी भावना नहीं है, वह एक माध्यम है कविता लिखने का। भावना तो वह समाज की ही अपने काव्य में अभिव्यक्त करता है। इसीलिए प्रेमचंद ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काव्य का लक्षण है रमणीय अनुभूति, उक्ति वैचित्र्य और छंद। इन तीनों का समन्वित रूप ही कविता है। अब डॉक्टर नगेंद्र ने यह जो कविता की परिभाषा दी है, काव्य लक्षण दिए हैं, उसमें भी कहीं न कहीं जो संस्कृत आचार्यों का प्रभाव दिखाई देता है कि जैसे उन्होंने भी रसात्मक शब्द ही काव्य है कहा। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम पहले कहा गया है। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कविता में रमणीय अनुभूति हो, रस हो, उक्ति वैचित्र्य हो और वह छंदों में लिखी गई हो। तो कविता सुंदर हो,
उक्ति वैचित्र्य उसमें हो और छंदों में समाहित हो। तो रसात्मक शब्द ही काव्य है और उसकी छंदोमयी अभिव्यक्ति कविता है। कविता क्या है, इस प्रश्न पर प्रगतिवादी विचारकों ने भी नई दृष्टि से विचार किया है। इन्होंने कविता को विकासमान सामाजिक वस्तु कहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा कि काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि कविता भले ही कवि का व्यक्तिगत प्रयास हो, पर उसके केंद्र में समाज होता है और वह समाज पर आधारित होती है। काव्य का लक्षण देते हुए मुक्तिबोध ने लिखा है, रोमांटिक कवियों की भांति आवेश युक्त होकर आज का कवि भावों के अनायास स्वच्छंद अप्रतिहत प्रवाह में नहीं बहता। इसके विपरीत वह किन्हीं अनुभूत मानसिक प्रतिक्रियाओं को ही व्यक्त करता है। कभी वह इन प्रतिक्रियाओं की मानसिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, कभी वह उस रूपरेखा में रंग भर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्याकुलता या आवेश का अनुभव नहीं करता। होता यह है कि वह अपने आवेश या व्याकुलता को बांधकर, नियंत्रित कर, ऊपर उठाकर उसे ज्ञानात्मक संवेदन के रूप में या संवेदनात्मक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो काव्य की सृजन की प्रक्रिया है, उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ता है और कवि उससे प्रभावित होता है। इन परिस्थितियों से प्रभाव ग्रहण कर ही वह काव्य की रचना लिखता है। इसीलिए मुक्तिबोध ने इसे सांस्कृतिक प्रक्रिया कहा है। प्रगतिवादी कवि मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे और सभी प्रगतिवादी कवियों का मानना था कि काव्यानुभूति की बनावट में सामाजिक सौंदर्यानुभूति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। रामविलास शर्मा ने कहा कि काव्य एक महान सामाजिक क्रिया है जो सामाजिक विकास के समानांतर विकसित होती रहती है। अर्थात कवि सामाजिक यथार्थ का चित्रण करता है। वह समाज की विसंगतियों, विडंबना, समाज की समस्याओं और उसमें चल रहे उहापोह और संघर्ष को अपनी कविता में चित्रित करता है। प्रगतिवाद के अधिकांश कवि कार्डवेल की मान्यता से प्रभावित थे। कार्डवेल की मान्यता है कि साहित्य वह मोती है जो समाज रूपी सीपी में पलता है। तो जो कवि समाज से प्रेरणा लेता है और समाज के लिए लिखता है। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवादी कवियों और आलोचकों ने भी काव्य लक्षण पर विचार किया है। उन्होंने काव्य को नए ढंग से परिभाषित किया। इन कवियों ने काव्य में संवेदना को प्रमुख माना कि जो कवि है उसे संवेदनशील होना चाहिए और संवेदना ही कविता में प्रमुख तत्व है। मानवीय यथार्थ की तरह मानवीय संवेदना भी युग के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसे परिवेश बदलता है तो परिवेश के साथ ही हमारी मनोभावना और हमारी मनोचेतना में भी परिवर्तन होता है। कविता का लक्षण देते हुए अज्ञेय ने कहा कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी वही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। अर्थात शब्द और अर्थ का सही सामंजस्य ही काव्य है। इस धारणा को सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, चाहे वो संस्कृत आचार्य हो, हिंदी आचार्य हो या आधुनिक युग के कवि आलोचक हो। सबने इस बात को स्वीकार किया है कि कविता में शब्द और अर्थ का होना आवश्यक है, उसका सही सामंजस्य होना आवश्यक है। आधुनिक युग में नई कविता का प्रारंभ हुआ और नई कविता पर बहुत विचार विमर्श हुआ कि जो नई कविता की चेतना है, नई कविता की जो सृजनशीलता है, उसकी संवेदनशीलता है, वह क्या है, इस पर विचार विमर्श हुआ। और नई कविता को नई कविता क्यों कहा जाता है, वह किस रूप में है, इस पर इन आलोचकों ने विचार किया। नई कविता में सृजनात्मकता और संवेदनशीलता को महत्व देते हुए
जगदीश गुप्त ने कहा, कविता सहज आंतरिक अनुशासन से युक्त अनुभूति जन्य सघन लयात्मक शब्दार्थ है, जिसमें सह अनुभूति करने की यथेष्ट क्षमता निहित रहती है। अर्थात कविता में पाठक और श्रोता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कविता समाज को आधार बनाकर लिखी जाती है। जो पाठक के लिए लिखी जाती है, श्रोता के लिए लिखी जाती है। तो इस तरह कविता में पाठक और श्रोता का भी महत्व होता है। विजयदेव नारायण शाही ने कविता को कवि भावनाओं और परिवेशगत संघर्ष की उपज माना। मतलब जो नई कविता है उसमें कवि की भावनाओं के साथ ही परिवेश का भी महत्व है। उसके जो परिवेशगत संघर्ष की उपज इन्होंने कविता को माना। कविता के संदर्भ में विचार करते हुए उन्होंने कहा, न सिर्फ कविता का कलेवर बदला है, बल्कि गहरे स्तर पर काव्यानुभूति की बनावट में भी फर्क आ गया है। चेतना के जो तत्व काव्यानुभूति के आवश्यक अंग दिखते थे, उनमें से कुछ अनुपयोगी या असार्थक दिखने लगे। कुछ अन्य जो पहले अनावश्यक या विरोधी लगते थे, काव्यानुभूति के केंद्र में आ गए और कुल मिलाकर काव्यानुभूति और जीवन की काव्येतर अनुभूतियों में जो रिश्ता दिखता था, वह रिश्ता भी बदल गया। तो जो नई कविता है उसमें भावनाओं के साथ ही जो परिवेश है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। उस परिवेशगत संघर्ष के कारण कविता जन्म लेती है, यह नई कविता के संदर्भ में कवियों का कहना है। हिंदी के विचारकों के मतों का अवलोकन करने के पश्चात कहा जा सकता है कि कविता में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है। जो इन विचारकों ने काव्य के लक्षण दिए उसमें बताया कि कविता में शब्द और अर्थ दोनों का होना ज़रूरी है। कविता में भावुकता, कल्पना और सहृदयता का होना भी आवश्यक है। कविता में केवल कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थितियों का भी चित्रण होता है। तो इन कवियों का कहना है कि जो कविता है, आज की कविता है, वह केवल मनोरंजन और सौंदर्य बोध के लिए नहीं लिखी जाती, बल्कि आज की कविता मनुष्य की संवेदना को झकझोरती है, उसे नए अर्थ का सृजन करने के लिए प्रेरित करती है। और यही कविता की सार्थकता है कि कविता हमें केवल आनंद ही ना प्रदान करे, परंतु मनुष्य में वह चेतना जागृत करे, उसकी सोई हुई चेतना को जगाए, उसकी संवेदना को झकझोरे, जिससे कि वह जागृत हो और समाज के लिए उठ खड़ा हो। तो वास्तव में सभी विद्वानों ने कविता में शब्द, अर्थ और अनुभूति, कल्पना और विचार, इनको महत्व दिया है। चाहे वे संस्कृत आचार्य हों, विचारक हों, पाश्चात्य विचारक हों, या हिंदी आलोचक या विचारक हों या कवि हों, सबने माना है कि कविता में शब्द और अर्थ, अनुभूति और कल्पना और विचार का होना आवश्यक है। ये काव्य के प्रमुख लक्षण हैं। इनके बिना कविता नहीं लिखी जा सकती। यदि किसी व्यक्ति के पास केवल भाषा है तो वह केवल भाषा के आधार पर कविता नहीं लिख सकता, और यदि उसके पास भाव है और उसके पास भाषा नहीं है तो भी कविता नहीं लिखी जा सकती। तो वास्तव में सभी हिंदी विचारकों और कवियों ने, आलोचकों ने कविता में शब्द और अर्थ, अनुभूति, कल्पना और विचार को ही महत्व दिया है और इन्हें ही काव्य का लक्षण माना है। धन्यवाद।